हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइज एंड क्रैक। आज मैं आप लोगों को सीडीपी के उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी जो सीटेट 2026 में आ सकते हैं। 11th क्वेश्चन है, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है। फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इज नोन एज। ए ऑप्शन आयोजन प्रिपरेशन, बी ऑप्शन उद्भवन इंक्यूबेशन, सी ऑप्शन प्रबोधन एल्मिनेशन या डी ऑप्शन संशोधन रिवीजन। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि सृजनात्मक चिंतन या क्रिएटिव थिंकिंग होती क्या है। देखिए, जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है वो क्या होती है? वो एक तरीके से जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम है उसका एक न्यू सॉल्यूशन है, मतलब न्यू वे ऑफ थिंकिंग है। जब हम कोई भी प्रॉब्लम का न्यू सॉल्यूशन ढूंढते हैं या न्यू थिंक करते हैं तो वही क्या है? क्रिएटिव थिंकिंग है। मतलब कि न्यू वे ऑफ थिंकिंग ही क्या है? क्रिएटिव थिंकिंग होती है। ये ट्रेडिशनल नहीं होती है, ये न्यू और अनट्रेडिशनल होती है। तो इस तरह से क्रिएटिव थिंकिंग न्यू वे ऑफ थिंकिंग होती है। अब देखिए, नॉर्मन एलमान ने 1951 में जो क्रिएटिव थिंकिंग थे इसके 4 स्टेप बताए थे, जिसको हम पहले समझते हैं। फर्स्ट स्टेप है प्रेपरेशन, तैयारी। सेकंड स्टेप है इंक्यूबेशन या उद्भवन, हिंदी में क्या कहते हैं? उद्भवन। थर्ड स्टेप है एल्युमिनेशन या प्रबोधन। फोर्थ स्टेप है वेरिफिकेशन या मूल्यांकन या सत्यापन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से जो नॉर्मन एलमान थे उन्होंने क्रिएटिव थिंकिंग की 4 स्टेजेस बताई हैं या 4 स्टेप बताए हैं। तो वन बाय वन एक एक स्टेप को हम शॉर्ट में समझते हैं। ये फर्स्ट स्टेज है प्रिपरेशन या तैयारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। इस स्टेज में हम क्या करते हैं? देखिए, इस स्टेज में हम सबसे पहले जो समस्या होती है उसको परिभाषित करते हैं। मतलब ये भी कह सकते हैं जो प्रॉब्लम होती है उसको डिफाइन करते हैं, समझते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, जिसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो जो समस्या या जो प्रॉब्लम होती है उसको हम डिफाइन करते हैं। और इसके अलावा जो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए हैं उन सबको, मतलब जैसे कोई भी डाटा चाहिए है या और भी चीज़ें, जो भी मटेरियल हमें चाहिए उसको हम कलेक्ट करते हैं और हम प्लानिंग करते हैं। तो इस तरह से जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें हम सबसे पहले डिफाइन द प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। उसके अलावा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो जो भी चीज़ें हमें चाहिए हैं उसकी प्लानिंग करते हैं और उसको एकत्रित या कलेक्ट करते हैं। एंड है इंक्यूबेशन या उद्भवन। देखिए, जो सेकंड है इंक्यूबेशन पीरियड या उद्भवन पीरियड, इसको हमेशा याद रखिए कि ये एक रेस्टिंग पीरियड होता है। यहाँ पे हम प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचते हैं बल्कि दूसरी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। जैसे कि आप देखिए, जैसे कोरोना वायरस या कोई भी वायरस होता है, जब ये बॉडी में जाता है तो इसका एक रेस्टिंग पीरियड होता है। ये तुरंत अपना इफेक्ट नहीं डालता है, ये थोड़े टाइम के लिए क्या करता है? बॉडी में रेस्ट करता है। मतलब हमें कोई भी सिम्टम्स नहीं पता चलता है। तो वही क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो इसी तरह से जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यहाँ पे हम प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचते हैं बल्कि अदर एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। और लेकिन हमें थोड़ी बहुत जैसे हिंट और आइडियाज़, जो प्रॉब्लम के सलूशन की जो हिंट्स और आइडियाज़ होती हैं वो हमें मिलती रहती हैं। थर्ड है एल्युमिनेशन पीरियड या प्रबोधन। देखिए, जो प्रबोधन स्टेज है या एल्युमिनेशन है, इसको आहा मोमेंट भी कहा जाता है। इसको आहा मोमेंट क्यों कहते हैं? मतलब इस टाइम पर हमें एकदम से सडन सोल्यूशन आ जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब आपको सडन सोल्यूशन मिल जाता है आप क्या कहते हैं? आहा, वाओ! आप ऐसे ही तो कहते हैं। तो इसीलिए इसको आहा मोमेंट भी कहा जाता है प्रबोधन को। मतलब यहाँ पे हमें सडन सॉल्यूशन मिल जाता है कोई भी प्रॉब्लम का। फिर वेरिफिकेशन या मूल्यांकन। तो जब हमें किसी भी प्रॉब्लम का जो सडन सॉल्यूशन मिला था उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। क्या वेरीफाई करेंगे? कि वो जो सॉल्यूशन है वो एक्चुअल में वर्क करेगा भी या नहीं। मतलब वो सॉल्यूशन राइट है या रॉन्ग है। अगर वो सॉल्यूशन राइट है, वो यूज़फुल है,
तो हम उसको अप्लाई कर लेंगे प्रॉब्लम के सॉल्व करने में। अगर वो यूज़फुल नहीं है तो फिर से हम दूसरा सॉल्यूशन ढूंढेंगे और फिर से ये पूरी प्रोसेस चलेगी। फिर से प्रिपरेशन होगा, इंक्यूबेशन पीरियड होगा, फिर एलिमिनेशन होगा, फिर से वेरिफिकेशन होगा। तो इस तरह से जो क्रिएटिव थिंकिंग है इसकी स्टेजेस तब तक चलती रहेंगी जब तक कि हमें एक यूज़फुल सॉल्यूशन नहीं मिल जाएगा। जब हमें एक यूज़फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा, हमें राइट सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो हम उसको प्रॉब्लम के सॉल्व करने में अप्लाई करेंगे। तो इसी तरह क्रिएटिव थिंकिंग की 4 स्टेजेस या 4 स्टेप्स होते हैं। देखिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखिए सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है या फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है, आयोजन और प्रिपरेशन। तो यही कौन सी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है। तो इस तरह से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी वॉज प्रपोनेंटेड बाय। ए ऑप्शन थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन गेस्टॉल्ट, सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों बोथ ऑफ द अबव, एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। देखिए जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, ये थॉर्नडाइक ने दी थी। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए थॉर्नडाइक की मैंने वीडियो भी बनाई है बहुत डिटेल में, उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। और उसके अलावा इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है यूपी टेट के प्रीवियस क्वेश्चंस का, उसमें भी थॉर्नडाइक को डिटेल में समझाया है। तो आप दोनों ही वीडियो देख सकते हैं। देखिए थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बेसिस पे इन्होंने एसआर थ्योरी दी थी। थॉर्नडाइक कहते हैं कि जैसे जैसे हमारे ट्रायल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी एरर्स कम होती जाती हैं, और एक टाइम ऐसा आता है एंड में जब बिना कोई एरर किए कोई भी ऑर्गेनिज्म वर्क करना सीख जाता है। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक हंग्री कैट को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया था और उसके बाहर फिश को रख दिया था। और ये जो ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये लीवर है। जब ये लीवर प्रेस होगा तो ये डोर ओपन हो जाएगा। तो बिल्ली भूखी थी और उसके लिए फिश क्या थी, एक स्टिमुलस थी। तो जो फिश स्टिमुलस थी मतलब उसको कार्य करने के लिए क्या कर रही थी, वो मोटिवेट कर रही थी फिश, क्योंकि बिल्ली को फिश खानी थी। तो जो कैट होती है वो बहुत सारे क्या करती है, रिस्पॉन्सेस करती है, जैसे कि स्क्रैचिंग करती है, स्नैचिंग करती है, ओपन करने की कोशिश करती है, सलाखों को खींचने की कोशिश करती है, ये सब करती है, उचकती है, कूदती है, सब कुछ करती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। फिर उससे एकदम से ये जो लीवर है इतनी सारी एक्टिविटीज़ के बाद प्रेस हो जाता है। जैसे लीवर प्रेस होता है डोर ओपन होता है और कैट फिश को खा लेती है। फिर इसके बाद फिर से वो सेकंड ट्रायल में ऐसे ही करते हैं थॉर्नडाइक, इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। तो ऐसे ही जब बहुत सारे ट्रायल्स हो जाते हैं तो बिल्ली समझती है कि जो लीवर के आसपास ही कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से डोर ओपन होता है। तो अब वो क्या करती है, लीवर के आसपास एक्टिविटी करना शुरू कर देती है। फिर उसको समझ में आ जाता है कि लीवर प्रेस करने पर ही डोर ओपन होता था। तो अब जब भी बिल्ली को बॉक्स में रखा जाता था, लीवर प्रेस करती थी, डोर ओपन होता था और वो फिश को खा लेती थी। तो इस तरह से जो स्टिमुलस था फिश और लीवर प्रेस करना था रिस्पॉन्स, इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। इसीलिए इसको एसआर थ्योरी या स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कहा जाता है। तो इस तरह से जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है वो थॉर्नडाइक ने दी है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 13 क्वेश्चन है, कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? विच फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग? ए ऑप्शन व्यक्तिगत कारक, पर्सनल फैक्टर्स, बी ऑप्शन वातावरण संबंधी कारक, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सी ऑप्शन सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर, या डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जो ए ऑप्शन व्यक्तिगत कारक, ये भी इफेक्ट डालेगा। कैसे डालेगा? देखिए अगर किसी की आईक्यू बहुत अच्छी नहीं है, मतलब किसी की आईक्यू कम है, तो वो अच्छे से लर्निंग नहीं कर पाएगा। किसी की आईक्यू अगर बहुत अच्छी है, जीनियस है, वो 140 है या 120 है, तो वो लर्निंग कर लेगा। तो इस तरह से
या कोई जैसे फिजिकली फिट नहीं है या मेंटली फिट नहीं है या उसके फीवर है या कोई भी उसको प्रॉब्लम है, तो वो अच्छे से लर्निंग नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से जो हमारे पर्सनल फैक्टर होते हैं ये भी लर्निंग को इफेक्ट डालते हैं। सेकंड ऑप्शन है वातावरण संबंधी कारक या इन्वायरमेंटल फैक्टर। देखिए जो वातावरण, जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। क्यों? देखिए अगर आप फिजिकली भी फिट हैं और मेंटली भी फिट है, लेकिन आपके जो घर का इन्वायरमेंट है वो नहीं अच्छा है या आपके आस पड़ोस का इन्वायरमेंट नहीं अच्छा है, तो इससे भी लर्निंग पे इफेक्ट पड़ता है। सी ऑप्शन है सामाजिक कारक या सोशल फैक्टर। देखिए जो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो भी लर्निंग को इफेक्ट डालती है। तो इस तरह से जो सोशल फैक्टर होते हैं वो भी लर्निंग को इफेक्ट डालते हैं। तो इस तरह से पर्सनल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, सोशल फैक्टर, ये तीनों ही लर्निंग को इफेक्ट डालेंगे। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए राइज एंड क्रैक। अगर आपको कोई डाउट हो या आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।